अच्छा, इससे पहले हम एनएमआर हम एनएमआर को डिस्कस कर रहे थे, और इससे पहले हमने जो स्पिन स्प्लिटिंग है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, वो सारा कुछ डिस्कस कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे जो इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे वो है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द अल्फा एंड बीटा स्पिन स्टेट। अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हम प्रोटॉन एनएमआर की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं। तो प्रोटॉन का जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो हाफ होता है, इट मीन्स उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 होती है। ठीक है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो मीन्स यहाँ पे 2 स्पिन स्टेट्स हैं या 2 स्पिन ओरिएंटेशन है। वन इज द अल्फा स्पिन स्टेट, जिसे आप प्लस हाफ से भी रिप्रेजेंट करते हो, और जो आपकी सेकंड वन है वो है बीटा स्पिन स्टेट, जिसे आप माइनस हाफ से भी रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, अब हमारा क्या फोकस है कि ये जो अल्फा और बीटा स्पिन स्टेट है, इसके इन बिटवीन जो एनर्जी डिफरेंस है, यानी जो डेल्टा ई है, अगर आपसे कहा जाए कि वो डेल्टा ई कैलकुलेट करना है, तो हम डेल्टा ई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला जो हमें पता है कि एनर्जी डिफरेंस जो है वो एच न्यू के इक्वल होता है, ये फॉर्मूला तो जो है वो अप्लाई होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको फ्रीक्वेंसी ही नहीं पता, ठीक है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आपको पता है, बट आपको फ्रीक्वेंसी ही नहीं मालूम कि अपन न्यूक्लियर की फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो प्रोसेस कर रहा है। यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज कर रही हूँ, आगे जाकर मैं क्लियर करती हूँ। तो आप कैसे एनर्जी को कैलकुलेट, एनर्जी डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हो इन दो स्पिन स्टेट्स के इन बिटवीन। तो इट मीन्स कि मुझे कोई फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब उस फॉर्मूला को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे देखो कि जो आपका एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन अल्फा एंड बीटा स्पिन स्टेट, वो इक्वल होता है एच गैमा एच नॉट ओवर 2 पाई। ठीक है, एच आपके पास क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। गैमा यहाँ पे क्लास आपके पास जायरोमैग्नेटिक रेशियो है। जायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होती है, ये करेक्टरिस्टिक ऑफ द न्यूक्लियस होती है, यानी हर एक न्यूक्लियस की जो जायरोमैग्नेटिक रेशियो है वो स्पेसिफिक होती है। इसे जो है सेंसिटिविटी ऑफ द न्यूक्लियस भी कहा जाता है। और आप हम यहाँ पे चूंकि प्रोटॉन का केस पढ़ रहे हैं, तो प्रोटॉन के लिए जो जायरोमैग्नेटिक वैल्यू है, रेशियो, वो आपके पास 26764 रेडियन पर गाउस पर सेकंड के इक्वल होती है। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला है कि इसको भी कैलकुलेट किस तरह किया जाता है, तो वो आगे हम देखते हैं कि अगर आपने जायरोमैग्नेटिक रेशियो को कैलकुलेट करना है फॉर अ न्यूक्लियाई, तो आपको किन चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, एच नॉट क्या है, एच नॉट आपके पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा है हमने न्यूक्लियाई को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखना है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रेंथ की है वो आपको यहाँ पे एच नॉट के इक्वल है, यानी एच नॉट इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ओवर 2 पाई। ये आपके पास डेल्टा ई का फॉर्मूला है, लेकिन ये डेल्टा ई का फॉर्मूला कहाँ से आया, यानी अगर आपको इसको डिराइव करने के लिए कह दिया जाए कि इस जो आपके पास फॉर्मूला है एनर्जी डिफरेंस का, उसको आपने डिराइव करना है, तो आप कैसे डिराइव करोगे। तो यहाँ पे क्लास एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया है, इसी इक्वेशन को हम डिराइव करने लगे हैं। ठीक है, ये अब आप देख लो, इस इक्वेशन को हम डिराइव करने लगे हैं, और उसके लिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि जो डेल्टा ई है वो इक्वल होता है आपके पास म्यू बीटा एच नॉट ओवर आई। ठीक है, ये आपके पास सेकंड फॉर्मूला है डेल्टा ई का, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू म्यू बीटा एच नॉट ओवर आई, यानी दो आपके पास डेल्टा ई के फॉर्मूला आ गए, एक अबव और एक सेकंड। हम इन दोनों को प्रूव करेंगे वन बाय वन। ठीक है, कि ये दोनों फॉर्मूलाज कहाँ से आए हैं। ठीक है, अच्छा, ये फॉर्मूला कहाँ से आए हैं उसके लिए मैंने एक जर्नल फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे। अब इसकी कहाँ से आया है, कहाँ से डिराइव किया है, हम जस्ट इसको यहाँ से लेके चलेंगे और अपनी जो अबव डेल्टा ई की वैल्यू है उन्हें डिराइव करेंगे। तो आपको ये वाला जो फॉर्मूला है ये याद रखना पड़ेगा। उसमें क्या क्या है, 2 पाई म्यू बीटा इंटू एच नॉट ओवर एच आई। ठीक है, यहाँ पे क्लास आपके पास जो म्यू है वो है न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट, जो बीटा है वो है न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। ठीक है, एच नॉट आपके पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, आई आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर है। ठीक है, यहाँ से मैंने कहा है कि ये जो 2 पाई म्यू बीटा ओवर एच आई है, यानी जो इतना फैक्टर है इस इक्वेशन में, वो इक्वल है गैमा यानी जायरोमैग्नेटिक रेशियो पे। तो ये फॉर्मूला अगर जो है मेरे पास, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में रखना चाहूँ, या यहाँ पे 2 पाई म्यू बीटा
ओवर एच आई की जगह मैं जो है वो गैमा पुट कर दूं तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। मैंने प्रिसाइज कर दिया फॉर्मूला को, तो जहां पे ये वैल्यू थी वहां पे मैंने गैमा पुट कर दिया, तो फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा, गैमा इंटू एच नॉट। और ये जो गैमा इंटू एच नॉट होता है ये क्या किसके इक्वल होता है, ये जो फॉर्मूला था मेरे पास ये किस चीज का फॉर्मूला था, ये था एंगुलर वेलोसिटी का, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं कि हमारा न्यूक्लियस स्पिन कर रहा है या रोटेट कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो सर्कुलर मोशन शो कर रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस कर रहे हैं। उस एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिया है कि स्पिनिंग न्यूक्लियाई के लिए एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास 2 पाई म्यू बीटा इंटू एच नॉट ओवर एच आई के इक्वल होती है, जिसमें से मैं आपको कह रही हूँ कि ये जितना फैक्टर है ये आपकी जो है वो जायरोमैग्नेटिक रेशो है, तो इट मीन्स कि ये फॉर्मूला मेरे पास क्या बन जाएगा कि आपकी ओमेगा जो है यानी एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू गैमा इनटू एच नॉट, ठीक है। यानी इस पूरे फैक्टर की जगह मैंने गैमा पुट कर दिया। यहाँ तक समझ आ गई? जी मैम। अच्छा, फिर उसके बाद क्लास आपके पास क्या होता है कि हमें पता है कि एंगुलर वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला होता है कि जितनी बॉडी अगर जो है वो सर्कुलर मोशन शो कर रही है तो जितना एंगल ऑफ रोटेशन वो कवर करती है, तो उस एंगल ऑफ रोटेशन को डिवाइड कर दिया जाए टाइम पे कि वो कितना जो है, और आपको पता है कि वो एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो 360 होगा अगर वो सर्कुलर मोशन शो कर रही है, तो इट मीन्स 2 पाई ओवर टी आपके पास जो है ये भी आपकी एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला यानी ओमेगा का फॉर्मूला है। अब हमें पता है 1/t किसके इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, तो इस फॉर्मूला को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ कि 2 पाई ओवर टी जो था मेरे पास वो 2 पाई न्यू नॉट जो है उसके इक्वल आ गया। तो ये भी ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी है, और ये भी एंगुलर वेलोसिटी है जो हमने कैलकुलेट की है इन टर्म्स ऑफ जायरोमैग्नेटिक रेशो, ठीक है। यानी यहाँ पे गैमा इंटू एच नॉट है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें जायरोमैग्नेटिक रेशो को पता होना चाहिए, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। इन केस आपको वो फ्रीक्वेंसी दे देता है और आपको कहता है एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो फिर आपने क्या है इस फॉर्मूले को यूज करना है जो आपके पास है 2 पाई म्यू नॉट, ठीक है। अच्छा, अब आप हम क्या करने लगे हैं कि जो इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 8 है उसको कंपेयर करने लगे हैं जो हमने दोनों एंगुलर वेलोसिटी के लिए कैलकुलेट किया है, यानी गैमा एच नॉट ओवर 2 पाई म्यू नॉट। इन दोनों फॉर्मूलाज को हम कंपेयर करने लगे हैं, तो अगर हम इन दोनों फॉर्मूला को कंपेयर करें तो ये आपके पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हम इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, गैमा एच नॉट इज इक्वल टू 2 पाई न्यू नॉट। यहाँ से अगर आपको मैं कहूँ फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है, तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए 2 पाई को मुझे इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाना पड़ेगा। अगर मैं इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाऊंगी तो फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा, गैमा एच नॉट ओवर 2 पाई, ये क्या आ गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। इस फ्रीक्वेंसी को इन केस ऑफ न्यूक्लियाई एक स्पेशल नेम दिया जाता है, लार्मर फ्रीक्वेंसी और प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी। अब ये प्रिसेशनल का वर्ड जो यहाँ पे यूज किया गया है उसका मीनिंग क्या होता है, तो वो मैं भी आपको बताती हूँ प्रिसेशनल क्यों कहा गया है, ठीक है। बट आप अभी तक के लिए ये याद रखो कि यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी है ये आपकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है या ये आपकी प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी है। अभी हमने एक बात की कि हमारे पास जो है वो क्लास एनर्जी का जो आप कह लो जर्नल फॉर्मूला है वो क्या होता है, एच न्यू। अब फ्रीक्वेंसी मुझे पता चल गई, अगर मैं इस इक्वेशन की दोनों साइड को प्लैंक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं यानी एच से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एच म्यू नॉट इज इक्वल टू एच गैमा एच नॉट ओवर 2 पाई। इसको मैं एनर्जी के इक्वल कर सकती हूँ, तो ये मेरे पास वही फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1 का आ गया जो हमने डिराइव करना था। अगर आप देखो यहाँ पे, समझ आया? जी मैम। ठीक है। अच्छा, अब ये फॉर्मूला कैलकुलेट हमने कर लिया जिसमें एनर्जी जो है डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन अल्फा एंड बीटा स्पिन स्टेट वो आपके अगर कैलकुलेट करनी है आपको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए, जायरोमैग्नेटिक रेशियो का पता होना चाहिए, वो हर न्यूक्लियाई के लिए फिक्स्ड है। हम यहाँ पे प्रोटॉन की बात करें तो उसकी आपको टेबुलेटेड वैल्यू जो है ये फिक्स्ड वैल्यू मिल जाएगी बुक में।
ठीक है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट है, 2 पाई भी एक कांस्टेंट है। मींस यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर क्या हुआ, वेरिएबल फैक्टर जो है वो आपका, अगर सारे कांस्टेंट को हम एक साइड पे कर लें, यानी एच प्लैंक्स कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, जायरोमैग्नेटिक रेशो भी, चूंकि एक हर न्यूक्लियाई की एक स्पेसिफिक है, एक या करेक्टरिस्टिक फैक्टर है हर न्यूक्लियस का, तो मींस ये भी एक कांस्टेंट हो गया हर न्यूक्लियाई के लिए। 2 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इट मींस कि ये सारे फैक्टर कांस्टेंट है, तो वेरिएबल कौन सा रहा, एच नॉट। इट मींस डेल्टा ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली डिपेंडेंट है एच नॉट पे। यानी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जितनी बढ़ेगी उतनी ही एनर्जी बढ़ेगी, उतना ही एनर्जी डिफरेंस बढ़ेगा। यानी यहाँ पे डेल्टा ई का डायरेक्ट रिलेशन, या डेल्टा ई किस पे डिपेंड कर रही है, आपकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे। तो आप अल्फा और बीटा स्पिन स्टेट में जो एनर्जी डिफरेंस है उसको कैसे चेंज कर सकते हो, जस्ट बाय चेंजिंग द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। कि आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को अगर वेरी करते हो तो आपकी डेल्टा ई की वैल्यू यानी एनर्जी डिफरेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा स्पिन स्टेट वेरी कर जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया? जी मैम। अच्छा, अब ये क्लास, ये जो डेरिवेशन है ये बुक में नहीं लिखी थी, तो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना या इसको स्किप नहीं कर देना। इसको क्लास स्किप नहीं कर देना कि आपने बुक में नहीं है तो हम इसको ना कवर करें। ठीक है, आपने इसको एज सच राइट डाउन करना है, क्योंकि मैंने आपको करवाई है तो आपने कंप्लीट डेरिवेशन करनी है। अच्छा, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे। मैंने यहाँ पे आपको एनर्जी के लिए दो फॉर्मूला, अब अगर आप देखो तो यहाँ पे एनर्जी के लिए हमने दो फॉर्मूलाज लिखे थे। एक फर्स्ट वन हमने डिराइव कर लिया है, अब सेकंड वन हम डिराइव करते हैं कि ये जो आपके पास है म्यू बीटा एच नॉट ओवर आई, ये वाला जो एनर्जी का फॉर्मूला है ये कैसे डिराइव हुआ है या ये कैसे कैलकुलेट करना है हमने। ठीक है, तो डेल्टा ई अब हम सेकंड फॉर्मूला डिराइव करने लगे हैं, जो कि हमारे पास ये है। ठीक है, इसको डिराइव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अबव फॉर्मूला डिराइव करने के लिए याद रखो पॉइंट कि हमने जो है वो एंगुलर वेलोसिटी को कंपेयर किया था, यानी ओमेगा की वैल्यूज को कंपेयर किया था। लेकिन इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हमें गैमा की वैल्यू को जो है वो कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, गैमा जो है उसकी वैल्यू को कंपेयर करना पड़ेगा, तो हमें दो गैमा की वैल्यू चाहिए, यानी दो फॉर्मूला से हमने गैमा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब एक फॉर्मूला में वही यूज कर रही हूँ एंगुलर वेलोसिटी का, जैसा हमने पीछे प्रीवियस फॉर्मूला में यूज किया, 2 पाई म्यू बीटा एच नॉट ओवर एच आई, जिसमें मैंने अभी बात की थी कि ये वाला जो फैक्टर है ये आपकी जो है जायरोमैग्नेटिक रेशो या मैग्नेटो जायरिक रेशो दोनों लिखे होते हैं बुक में, तो उसके इक्वल होता है। ठीक है, दोनों सेम ही है। अच्छा, फिर यहाँ से गैमा की वैल्यू आ गई, फिर दूसरी जो गैमा की वैल्यू डिराइव करनी है आपने, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सेकंड फॉर्मूला जो है गैमा का वो पता होना चाहिए। वो कैसे आप कैलकुलेट करोगे, कि अभी हम बात कर चुके हैं कि एंगुलर वेलोसिटी आपके पास इक्वल होती है गैमा एच नॉट के। फिर हम अभी बात कर चुके हैं कि एंगुलर वेलोसिटी आपके पास इक्वल होती है 2 पाई ओवर म्यू नॉट के। ठीक है, और ये कहाँ से आया है कि एंगल ऑफ रोटेशन जितना भी आपकी बॉडी कवर करती है इन केस ऑफ स्पिन मोशन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, और उस टाइम को यानी 1 आवर टाइम को हमने फ्रिक्वेंसी से रिप्लेस किया था, यानी म्यू नॉट से रिप्लेस किया था। तो यहाँ से तो ये दो फॉर्मूला हमारे प्रीवियस वन है जो हम पीछे प्रीवियस डिराइव कर चुके हैं। अच्छा, अब अगर इन्हीं दो को हम कंपेयर करते हैं तो वही वाली बात आ जाएगी जैसे अब पीछे हमने किया था। ठीक है, बट आपने यहाँ से अब किसकी वैल्यू को निकालना है, हमें चाहिए जायरोमैग्नेटिक रेशो या गैमा की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हम गैमा की वैल्यू को अगर हमने एक्सट्रैक्ट करना है तो हम बाकी जितने फैक्टर्स हैं उन्हें इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाते हैं, यानी गैमा के साथ एच नॉट है तो एच नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे गैमा की वैल्यू आपके पास आ गई 2 पाई न्यू नॉट ओवर एच नॉट। अब आप देखो इक्वेशन नंबर 1 भी गैमा है और इक्वेशन नंबर 2 भी गैमा है। मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा था कि इस एनर्जी डिफरेंस को, इस फॉर्मूला को कैलकुलेट करने के लिए हमने किसको कंपेयर करना है, हमने गैमा की वैल्यूज को कंपेयर करना है। सो दो गैमास की वैल्यू हमारे पास आ गई है, अब हम उनको कंपेयर करने लगे हैं। जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो जो सेम फैक्टर्स हैं उनको कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 पाई आपके पास 2 पाई और 2 पाई है, ये सेम है तो ये कैंसिल आउट हो गए। ठीक है,
आपने यहाँ से किसकी वैल्यू, उसी तरीके से हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए यानी म्यू नॉट चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए बाकी फैक्टर्स को हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, म्यू आपके पास बीटा इंटू एच नॉट, ठीक है, ओवर एच आई इज इक्वल टू म्यू नॉट। ठीक है, अब उसी तरीके से हम करेंगे कि प्लैंक्स कांस्टेंट से इक्वेशन की दूसरी साइड दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से जब हम इक्वेशन की दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ऑलरेडी प्लैंक्स कांस्टेंट प्रेजेंट है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो कैंसल आउट हो जाएंगे आपस में। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है वो एच म्यू नॉट बन गया। अब एच म्यू नॉट को आप रिप्लेस कर सकते हो विद डेल्टा ई और ई। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला आपके पास बन गया म्यू बीटा एच नॉट ओवर आई। ये वही फॉर्मूला है जो हमने अब यहाँ पे देखा था। ठीक है, सो दोनों फॉर्मूलाज को डिराइव करने के लिए आपने जस्ट क्या करना है, एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा क्लास। ठीक है, और उसी फॉर्मूला में से अगर इन केस ऑफ अबव अगर आपने इक्वेशन डिराइव करनी है तो आप एंगुलर वेलोसिटी को कंपेयर करोगे। अगर आपने ये सेकंड फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो फिर आप जो है वो गैमा की वैल्यू को कंपेयर करोगे। ठीक है, आपको कोई से भी फैक्टर्स दे दिए जाए इक्वेशन में तो आप इन दोनों के अकॉर्डिंग जो है वो एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो अपने स्पिन स्टेट्स के इन बिटवीन। ठीक है, यहाँ पे चूंकि हम प्रोटॉन की बात करें तो अल्फा एंड बीटा स्पिन स्टेट के इन बिटवीन। यहाँ तक ये दोनों इक्वेशंस क्लियर हैं आप सबको? जी मैम। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा, अब हम प्रूफ करने लगे हैं कि आपके पास जो अभी हमने फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूला डिराइव किया है कि वो वाकई में जो डेल्टा ई है वो म्यू बीटा एच नॉट ओवर आई के इक्वल होता है। तो अगर इसको कह दिया जाए आपको, आपने इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए क्लास हमारे पास जो है हमें एक और इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी और इसको डिराइव करना पड़ेगा। इसके लिए जो है वो वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी या इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए ना एक यहाँ पे एक जर्नल फॉर्मूला लिखा हुआ है कि हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम। क्योंकि हम ये न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियाई इज इक्वल टू माइनस म्यू एच नॉट। वे म्यू क्या है आपके पास, म्यू क्या है आपके पास, वो है न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट और एच नॉट आपके पास है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इसी फॉर्मूला को लेते हुए यहाँ पे उसने एक एनर्जी का एक फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा है जो कि है आपके पास एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एम। एम क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर इनटू म्यू यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, इसी तरह आपके पास ये है बोहर मैग्नेट्रॉन, एच नॉट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और आई क्या है आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ना इस फॉर्मूला को लेते हुए हम ये फाइंड आउट करने लगे हैं कि डेल्टा ई वाकई में इस फॉर्मूला के इक्वल होता है या नहीं। ठीक है, ये मैंने थोड़ा एलेबोरेटिव फॉर्मूला यूज किया इसमें, और इसमें आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है इन दोनों फॉर्मूलाज में अगर आप देखो तो आपको एक स्मॉल एम नजर आ रहा है और एक माइनस साइन नजर आ रहा है। ये दोनों जो है एक मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर और ये माइनस साइन, वो इस फॉर्मूला में क्यों डेल्टा ई में कहाँ चले गए हैं या डेल्टा ई में यूज क्यों नहीं किए गए, बट एनर्जी जब मैं ई की वैल्यू लिख रही हूँ तो वहां पे मैं जो है वो मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर भी लिख रही हूँ और साथ माइनस साइन भी यूज कर रही हूँ। तो हम इसको प्रूव करते हैं फॉर प्रोटॉन के लिए। ठीक है, प्रोटॉन न्यूक्लियाई के लिए हमें पता है कि स्पिन क्वांटम नंबर इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, फॉर प्रोटॉन न्यूक्लियाई हमें पता है मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर कितना होता है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, या इसको प्लस माइनस हाफ कह सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसके साथ साइन नहीं लिखते, आप मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर के साथ जो है वो साइंस लिखते हो प्लस या माइनस के। ठीक है, अब हम ये जो है वो कैलकुलेट करने लगे हैं कि एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियाई इन केस ऑफ अल्फा स्पिन स्टेट के मेरा प्रोटॉन न्यूक्लियाई अगर अल्फा स्पिन स्टेट में हो तो तब उसकी एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी। वो कैलकुलेट करने के लिए मुझे यहाँ पे उसका मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर पता होना चाहिए। मुझे पता है अगर मेरा न्यूक्लियाई अल्फा स्पिन स्टेट में होगा तो उस केस में वो अलाइन होगा विद द फील्ड। अगर वो विद द फील्ड अलाइन है तो उस केस में उसका मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर हो जाएगा प्लस हाफ।
ठीक है, ये माइनस साइन ऑलरेडी यहाँ फॉर्मूला में प्रेजेंट था, ये प्लस हाफ मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू है इन केस ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियाई into mu beta h naught over I any spin quantum number in case of proton nuclei हमारे पास हाफ होता है। अब अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को ओपन करके लिखूं तो माइनस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हाफ। ठीक है, वो जो 2 है वो आपके डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये वाला 2 जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अल्टीमेट आपके पास E1 की वैल्यू आ गई माइनस जो है वो आपके पास म्यू बीटा एच नॉट। अच्छा, यहाँ पे अब आप देख रहे हो कि मेरे पास जो एनर्जी की वैल्यू है उसके साथ माइनस का साइन आया है। अब ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जब भी कोई सिस्टम विद द फील्ड अलाइन होता है तो हमने कहा था ये स्टेबल अलाइनमेंट होती है। स्टेबलाइजेशन जो है इन केस ऑफ केमिस्ट्री हम बात करते हैं कि जब भी स्टेबलाइजेशन की बात की जाती है इट मींस डिक्रीज इन एनर्जी। ठीक है, जहाँ पे भी अट्रैक्शन प्रोडोमिनेट करती है वहां पे आपके पास स्टेबलाइजेशन आती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज करती है। उस एनर्जी डिक्रीज को शो करने के लिए हम यहाँ माइनस का साइन यूज कर रहे हैं, यानी नेगेटिव का मतलब है यहाँ पे न्यूक्लियाई की एनर्जी जो है वो लेस है उस न्यूक्लियाई से जो रैंडमली ओरिएंटेड था या जो है वो विद जो फील्ड में नहीं था, यानी जब आपने फील्ड अप्लाई नहीं की थी तो उस केस में जो न्यूक्लियाई के पास एनर्जी थी वो इससे ज्यादा थी, लेकिन जब आपने एक रैंडम ओरिएंटेशन थी न्यूक्लियाई की इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड, लेकिन जब आपने उन न्यूक्लियाई को फील्ड में रखा और वो दो स्पिन स्टेट में स्प्लिट अप हो गए तो जो अल्फा स्पिन स्टेट में जो न्यूक्लियाई गए उनकी जो एनर्जी है वो ओरिजिनल से भी कम हो गई। उस डिक्रीज इन एनर्जी को शो करने के लिए यहाँ पे माइनस का साइन है और ये माइनस जस्टिफाई है मेरे इस पोस्टुलेट के साथ कि वाकई में जब न्यूक्लियाई विद द फील्ड अलाइन होंगे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज करेगी और वो डिक्रीज जो है वो यहाँ माइनस साइन जो है वो इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, आप आ जाते हैं E2 यानी बीटा स्पिन स्टेट पे। बीटा स्पिन स्टेट के केस में मेरे पास मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर माइनस हाफ होगा, स्पिन क्वांटम नंबर यानी आई हाफ ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पे देखोगे तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे आंसर मेरे पास जो आया है वो प्लस साइन के साथ आया। प्लस का मतलब है कि वो न्यूक्लियाई जो बीटा स्पिन स्टेट में होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, तभी यहाँ पे प्लस का साइन है। ठीक है, किससे ज्यादा होगी, उन न्यूक्लियाई से ज्यादा होगी जो इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड जो एनर्जी रखते थे। उन न्यूक्लियाई से जो न्यूक्लियाई बीटा स्पिन स्टेट में गए हैं वो ज्यादा एनर्जी रखते हैं। ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पे प्लस का साइन जो है वो आया। अब हमने, चूंकि हमारा कंसर्न है डेल्टा ई यानी एनर्जी डिफरेंस को कैलकुलेट करने की से, तो हम डेल्टा ई कैसे कैलकुलेट करते हैं कि E2 माइनस E1, ठीक है, यानी एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियाई इन बीटा स्पिन स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियाई सेम न्यूक्लियाई इन अल्फा स्पिन स्टेट। ठीक है, तो E2 की वैल्यू हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं म्यू बीटा एच नॉट, E1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है माइनस म्यू बीटा एच नॉट। अगर हम इन सबको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो डेल्टा E will be equal to 2 mu beta H naught. This is the energy difference for proton nuclei between alpha and beta spin state। और यहाँ से भी अगर आप एक कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहो तो वो कंक्लूजन अल्टीमेट यही निकलता है कि चूंकि मेरा 2 जो है कांस्टेंट फैक्टर है, मेरा बोहर मैग्नेट्रॉन कांस्टेंट फैक्टर है, मेरा जो मैग्नेटिक मोमेंट कांस्टेंट फैक्टर है, तो मेरा वेरिएबल फैक्टर या मेरा डिपेंडेंट जो है जो कंट्रोल कर रहा है मेरी एनर्जी डिफरेंस को वो है एच नॉट यानी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला आया है डेल्टा ई का, ठीक है, ये हमने इतना लंबा थोड़ा डेरिवेशन करके कैलकुलेट किया है। हमें मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर का पता होना चाहिए, हमें स्पिन क्वांटम नंबर का पता होना चाहिए, हमें E1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर हमें E2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर हम जाके डेल्टा ई कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा था आपके पास, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। आप समझो कि ये मेरे पास शॉर्ट फॉर्म है इसी फॉर्मूला तक पहुंचने के लिए। अब आप इस फॉर्मूला को याद रखो, ये क्या है क्लास, 2 पाई म्यू बीटा एच नॉट विच इज इक्वल टू डेल्टा ई। इसी को मैं डायरेक्ट डिराइव करने लगी हूँ इस फॉर्मूला को यूज करते हुए। इस फॉर्मूला में मुझे क्या चाहिए, मुझे जस्ट स्पिन क्वांटम नंबर चाहिए। फॉर प्रोटॉन स्पिन क्वांटम नंबर इज इक्वल टू हाफ। तो अगर मैं यहाँ आई की जगह हाफ पुट करूंगी तो वो हाफ में जो 2 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा,
तो ये फॉर्मूला डेल्टा ई का किसके इक्वल आएगा, 2 म्यू बीटा एच नॉट। तो 2 म्यू बीटा एच नॉट तो हम अभी भी डिराइव कर चुके हैं यहाँ पे, समझ आया या नहीं? आगे मैम। ठीक है। सो अगर आपके पास जो है वो दोनों पहले डिराइव करने के लिए दे दिए जाए आपको फॉर्मूलाज, तो भी आपको डिराइव करने आने चाहिए। आपको प्रूफ दे दिया जाए कि आप प्रूफ करो कि वाकई में जो डेल्टा ई है वो इसके लिए इक्वल होता है, तो आपको फिर ये दो फॉर्मूलाज यूज करते हुए फाइंड आउट करनी पड़ेगी डेल्टा ई की वैल्यू। फिर आप कहोगी कि ये डेल्टा ई मैं डायरेक्ट भी निकाल सकती हूँ इस फॉर्मूला से अगर मुझे स्पिन क्वांटम नंबर का पता हो। ठीक है, और दोनों के लिए आंसर जो है, चाहे ये वाली कैलकुलेशन जो है स्टेप वाइज करके आप देखो, या आप डायरेक्ट यहाँ स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू पुट करके डेल्टा ई फाइंड आउट करो, तो दोनों के लिए वैल्यू सेम आएगी। जैसे अगर प्रोटॉन के लिए यहाँ आप हाफ पुट करोगे तो वो 2 ऊपर चला जाएगा और 2 म्यू बीटा एच नॉट आएगा, और यहाँ पे जो हमने स्टेप वाइज कैलकुलेशन किया तब भी हमारे पास 2 म्यू बीटा एच नॉट की वैल्यू आएगी। यहाँ तक आपके पास था एनर्जी डिफरेंस। अब ये बुक में नहीं लिखी हुई, आपने इसको नोट डाउन करना है, ठीक है, और आपने इसको एज सच करना है, ये नहीं कि मैम बुक में नहीं लिखी हुई तो हमने स्किप कर दिया। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, टॉपिक है स्पिन फ्लिपिंग। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे कि आपका जो रेजोनेंस फिनोमेना है वो कब होता है। तो अभी हम पीछे बात कर चुके हैं एंगुलर वेलोसिटी की, फिर हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी न्यू नॉट जो है वो आपने देखा कि काफी फॉर्मूलाज में हम न्यू नॉट कैलकुलेट करते हैं, दिस वन। ठीक है, इसे प्रीवियसली हमने कैलकुलेट की है, फिर हम उसको प्लैंक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके एनर्जी जो है वो डिराइव करते हैं। तो इट मीन्स ये जो आपके पास फ्रिक्वेंसी है जिसे एंगुलर फ्रिक्वेंसी कहा जाता है, इसी फ्रिक्वेंसी को प्रिसेशनल फ्रिक्वेंसी कहा जाता है, इसी फ्रिक्वेंसी को लार्मर फ्रिक्वेंसी कहा जाता है। ठीक है, सो व्हेन आपका न्यूक्लियाई जो है वो एक फ्रिक्वेंसी, स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी के साथ जो है वो प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस क्या मोशन क्या होती है, चलो पहले ये बता देती हूँ आपको। प्लस आपने कभी स्पिनिंग टॉप जो होता है, लट्टू होता है, उसको कभी घुमाया, मतलब किया ही होगा सबने। जब आप उसको स्पिनिंग टॉप को घुमाते हो तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब वो रिवॉल्व कर रहा होता है तो आप देखोगे कि वो एक ही अपने जो स्पिन एक्सिस है उसके अलोंग जो है वो रिवॉल्व करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हो कि वो उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो रोटेट करता जाता है, यानी वो रिवॉल्व करता जाता है, एक एरिया, सर्कुलर एरिया कवर करता जाता है। वो सर्कुलर एरिया में पूरा रिवॉल्व करने के बाद जब एंड उसकी मोशन जो है वो एंड होने लगती है, तो क्या होता है कि वो अपने रोटेशनल एक्सिस के टिल्ट करने लग जाता है, यानी एक कभी एक साइड पे गिर रहा होता है, कभी दूसरी साइड पे गिर रहा होता है। तो ये जो अल्टीमेट हम क्या कहते हैं कि जब वो स्पिनिंग टॉप रिवॉल्व कर रहा है तो उसका जो रोटेशनल एक्सिस है वो साथ साथ जो है रोटेट कर रहा है, वो एक सर्कल ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, इसी तरह की मोशन को जो है वो प्रिसेशन या प्रिसियन कहा जाता है। ठीक है, मैं आपको बुक से दिखाती हूँ। क्लास ये देखो, ये उसने बताया है कि ये मेरा न्यूक्लियाई है, ठीक है, ये मेरी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये मेरा स्पिनिंग न्यूक्लियाई है, ठीक है, ये उसका एक्सिस ऑफ स्पिन है। ये जब न्यूक्लियाई स्पिन करता है तो क्या होता है कि आपका जो न्यूक्लियाई का जो स्पिन एक्सिस है या जो रोटेशनल एक्सिस जिसे मैं कह रही हूँ, तो ये साथ साथ रिवॉल्व करता जाता है। ये एक मूवमेंट पे यहाँ है, दूसरे मूवमेंट पे जाके ये आपका एक्सिस ऑफ स्पिन यहाँ है, तीसरे मूवमेंट पे जाके एक्सिस ऑफ स्पिन यहाँ है, चौथे मूवमेंट पे जाके एक्सिस ऑफ स्पिन यहाँ है। तो इट मीन्स कि हम उन सारे पॉइंट्स को जब मिलाएं तो हम कहेंगे कि ये एक ऑर्बिट हमारे पास आ जाता है सर्कुलर, जिसे आप प्रिसेशनल ऑर्बिट कहते हैं। और इस मोशन को कि जिसमें आपका रोटेशनल एक्सिस भी साथ साथ मूव करता जा रहा है आपके स्पिनिंग न्यूक्लियाई के साथ, यानी स्पिनिंग न्यूक्लियाई तो मूव कर रहा है, साथ उसका क्या हो रहा है, रोटेशनल एक्सिस भी साथ साथ मूव करता जा रहा है, वो फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, आपकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सिस है वो फिक्स्ड है, यानी ये आपकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, ये एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फिक्स्ड है, इसी डायरेक्शन में है। बट जो न्यूक्लियाई के रोटेशन का जो एक्सिस है या रोटेशनल एक्सिस ऑफ योर स्पिनिंग न्यूक्लियाई, वो क्या कर रहा है, वो आपके एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जो है वो रोटेट करता जा रहा है।
ठीक है। जब वो रोटेट करता है तो क्या होता है कि वो एक सर्कुलर ऑर्बिट जो है वो बना लेता है, जिसे प्रिसेशनल ऑर्बिट कहा जाता है। और इसी टाइप की मोशन को जो है वो प्रिसेशन कहा जाता है। तो जो आपका न्यूक्लियाई है, जब वो ये प्रोसेस कर रहा होता है तो उसकी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है जिसके साथ वो ये प्रोसेशन कर रहा होता है। और वो फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी क्यों स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि आप यहाँ एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हो, और एंगुलर वेलोसिटी का भी हम फॉर्मूला कैलकुलेट कर चुके हैं कि गैमा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू नॉट, विच मीन्स कि आपकी जो न्यूक्लियाई एंगुलर मोशन कर रहा होता है या सर्कुलर मोशन कर रहा होता है वो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साथ या स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ कर रहा होता है। तो यहाँ जब हम स्पिनिंग न्यूक्लियाई की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो न्यूक्लियाई एक स्पेसिफिक मोशन रख रहा है, जिस मोशन में वो एक ऑर्बिट ड्रॉ करता है या उसका रोटेशनल एक्सिस भी साथ साथ मूव करता जाता है, जिसको आप प्रिसेशन कहते हो, प्रिसेशन मोशन कहते हो। उस प्रिसेशन करने के दौरान वो एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी के साथ प्रोसेस कर रहा है, इसीलिए उस फ्रिक्वेंसी को प्रिसेशनल फ्रिक्वेंसी का नेम दे दिया जाता है, और उसी फ्रिक्वेंसी को लार्मर फ्रिक्वेंसी का नेम दे दिया जाता है। अब ये जो प्रिसेशनल फ्रिक्वेंसी है या लार्मर फ्रिक्वेंसी है जो कि आपके पास न्यू नॉट के इक्वल है, वो डिपेंडेंट है आपकी एच नॉट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे। ये जो मैं बातें कर रही हूँ क्लास की सारी फॉर्मूलाज अगर आपको याद हो तो आप इनको आसानी से कोरिलेट कर सकते हो। यानी अगर आप यहाँ पे हो, ये देखो, ये आपकी प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी है कि जो न्यूक्लियाई आपका प्रोसेशन मोशन शो करता है कि उसका रोटेशनल एक्सिस भी साथ साथ मूव करता जाता है, तो वो कितनी तेजी से प्रोसेस कर रहा है, वो कितना स्लो प्रोसेस कर रहा है, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है आपकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के। तो इट मींस प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ न्यूक्लियाई इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन योर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है। अगर आप एच नॉट बढ़ा दोगे तो एक ही न्यूक्लियाई के लिए अगर आप दो डिफरेंट एनएमआर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में रन कर रहे हो, एक में आपने जो मैग्नेटिक फील्ड दी है एक एनएमआर इंस्ट्रूमेंट में, उस एच नॉट की वैल्यू कम है, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट में एच नॉट की वैल्यू ज्यादा देते हो, यानी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा रखते हो, तो वो एक ही न्यूक्लियाई जो है वो दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में दो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के साथ प्रोसेस करेगा। ठीक है। जहाँ पे फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, वहाँ पे फ्रिक्वेंसी भी बढ़ जाएगी, प्रिसेशनल फ्रिक्वेंसी। और जहाँ पे एच नॉट कम होगी, जिस इंस्ट्रूमेंट में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी, वहाँ पे आपकी प्रिसेशनल और लार्मर फ्रिक्वेंसी भी कम होगी। ठीक है। तो आपका यहाँ तक समझ आया या नहीं क्लास? मैम क्लियर है। अच्छा, ये क्लास इसको इसको देखो यहाँ पे कि यही बातें जो मैं भी आपसे कह रही थी, मैं स्प्रिंग फ्लिपिंग वाले कॉन्सेप्ट पे बाद में आती हूँ, पहले आप इसको देखो, क्योंकि तो वहाँ रेजोनेंस की बात की है तो वो रेजोनेंस मैं बाद में समझाती हूँ। ये न्यूक्लियाई है, ठीक है, मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रही। विद द फील्ड अलाइन हुआ है अगेंस्ट द फील्ड, ये विद द फील्ड अलाइन हो गया आपका न्यूक्लियाई। ठीक है। अब हम यहाँ उसकी प्रिसेशन की बात करें तो प्रिसेशन का मतलब ये है कि ये न्यूक्लियाई जब विद द फील्ड अलाइन हुआ है तो इसका रोटेशनल एक्सिस, ये जो एक्सिस आपको नजर आ रहा है ना, ये जो नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो ये उसका रोटेशनल एक्सिस है जो कि साथ साथ रिवॉल्व करता जा रहा है। मींस कि आपका न्यूक्लियाई जो है वो जब इस मैनर में अलाइन है तो उसका नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल यहाँ है, फिर उसका रोटेशनल एक्सिस साथ साथ मूव करता जा रहा है, तो इट मीन्स कि आपके नॉर्थ एंड साउथ पोल भी चेंज होते जा रहे हैं। तो इट मीन्स कि ये न्यूक्लियाई एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस यहाँ पे है, उसके अलोंग एक सर्कुलर मोशन शो कर रहा है, और इन्हीं पॉइंट्स को जब आप मिलाते हो तो आपके पास एक ऑर्बिट आ जाता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका जो न्यूक्लियाई है वो अपनी ही जगह पे है, बट उसका रोटेशनल एक्सिस साथ साथ रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है। कहाँ रिवॉल्व कर रहा है? आपकी एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल आप कह लो कि जहाँ पे एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ साथ जो आपका रोटेशनल एक्सिस ऑफ द स्पिनिंग न्यूक्लियाई है वो भी साथ साथ रिवॉल्व करता जा रहा है। और इस केस में आपकी इस मोशन को प्रिसेशनल मोशन कहते हो या प्रिसेशन कहते हो। ठीक है। अब प्रिसेशनल जो फ्रिक्वेंसी है वो आपकी एच नॉट पे कैसे डिपेंडेंट है, तो वो यहाँ पे मैंने बता दिया है कि प्रिसेशनल फ्रिक्वेंसी आपके पास जो होती है वो इस फॉर्मूला से आप डिराइव करते हो, जिसमें सारे फैक्टर्स जो कांस्टेंट हैं उनको अगर हम अलहदा कर लें तो इट मीन्स कि आपकी प्रिसेशनल फ्रिक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच नॉट के। आप कोई भी फॉर्मूला प्रिसेशनल फ्रिक्वेंसी के लिए पकड़ लो जो पीछे हमने डिस्कस किए हैं, सब में आपके पास जो कांस्टेंट है उनको अलहदा कर लोगे तो वेरिएबल आपके पास एच नॉट ही रहता है। इट मींस कि प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पिनिंग न्यूक्लियाई इज डिपेंडेंट ऑन एच नॉट।
जितना एज नॉट ज़्यादा होगा उतनी ही प्रिसेशनल फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी। अब रेजोनेंस फिनोमेना कहाँ पे आता है, ठीक है, हमने स्पिन स्प्लिटिंग को बात